हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सी फोर्स वीक है। एंड सेकेंड आर्टिकल आज हम कवर करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन लॉ। इस आर्टिकल में हम डिफरेंट डिफरेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में यूज होगा। ओके, एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द आर्टिकल, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट कि मैं जितनी भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ही मिल जाए। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। ओके, लास्ट आर्टिकल हमने कवर किया था, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मतलब जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, सो इन मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसको हम प्रैक्टिकली कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब लार्ज स्केल पे। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वी ऑब्जर्व सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती हैं? फर्स्ट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स होती है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। स्प्रिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग में एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक फोर्सेज, मतलब लार्ज स्केल पे जो फोर्सेज होती हैं। All these forces between, that is macro, that's a typing mistake, that is macroscopic. Okay, all these forces between macroscopic object arise from two fundamental forces. तो जितनी भी forces है उसको हम two fundamental forces में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो जो two fundamental forces हैं, the first one is gravitational force. Okay, सो इसको हम पढ़ेंगे जाके 6 यूनिट में, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटी। ओके, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है बेटा, इसमें दो फोर्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों को रेफर कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये अपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इन द माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों फोर्स तो हो गई मैक्रोस्कोपिक पे। अब हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखते हैं, स्मॉल स्केल पे देखते हैं। ठीक है, इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, इन एडिशन टू द अबव टू फोर्सेज, टू मोर बेसिक फोर्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें दो और फोर्स ऐड होंगे। सो फर्स्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड सेकंड फोर्स इज नथिंग बट वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये दो फोर्स और ऐड हो रही हैं मैक्रोस्कोपिक के साथ। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट फोर्सेज हो गए। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स से है। ठीक है, third is strong nuclear force and fourth one is weak nuclear force. And the ratio of the strength of 4 fundamental forces in nature, so guys this is very very important. 1 marks का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी फोर्स वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो गिवन है F fix G, that is nothing but gravitational force, ratio weak nuclear force, ratio electromagnetic force, ratio that is strong nuclear force। इनकी रेशियो है 1:10⁻25, रेशियो 10⁻36, रेशियो 10⁻38। सो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी फोर्स वीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक है, उसके बाद आती है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है और लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है। ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, फर्स्ट फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो कौन सी फोर्स है ये? अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्शन हो रही है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, याद रखना है। ठीक है,
टू बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर मासेस इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा? ये यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। फिर इसको समझ लेते हैं क्या। बेटा ये जो फोर्स है वो न्यूटन्स ने दी हुई थी। उसने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 एंड m2 है, और दोनों के बीच की सेपरेशन हम लेके चल रहे हैं r, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो किसी भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है विद ए फोर्स। तो वो जो फोर्स होगी दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2, एंड सेम फोर्स इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। तो इसके कहने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द टू बॉडीज that is directly proportional to product of the masses of the two object and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब मास बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर दोनों की सेपरेशन बेटा इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G। तो कैपिटल G स्टैंड फॉर व्हाट? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको अपने याद रखना है, ओके। अब इस लॉ की जो डिटेल है वो हम 6 यूनिट में जाके पढ़ेंगे ग्रेविटेशंस में। यहाँ पे आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला तो यहाँ पे जो E है वो डिनोट कर रही है फोर्स को, और कैपिटल G इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट, इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये हर एक पार्ट में इस यूनिवर्स के हर एक स्पेस में ये एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड बेटा, it is directly proportional to product of the masses of two body, okay। so ये force is directly proportional to product of the masses of two body। मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। थर्ड वन, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये याद रखना, इनवर्स मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो आर यहाँ पे क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में, सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके। फोर्थ वन, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स। लाइक व्हाट? जो सन है वो अर्थ को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU से डिनोट करते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। AU से इसको डिनोट करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो डिस्टेंस ज्यादा है बट स्टिल सन क्या कर रहा है? अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड फिफ्थ वन इज द बिगेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। क्यों वीक फोर्स है? बिकॉज कैपिटल G की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मास बहुत ज्यादा चाहिए, सो दैट्स वाई, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मैंने पहले बताया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी है बेटा और मैग्नेटिक फोर्स भी है, दोनों फोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 10th में अपना पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। किसने दिया था? कूलम्स ने दिया था, ठीक है। सो व्हाट कूलम स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। Force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges, ठीक है। जैसे हमारा ग्रेविटेशन लॉ था जो हमने पहले किया, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है। तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। और सेम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ पे दो चार्ज Q1 एंड Q2 और ये R, ओके। इसको जब कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट K, स्मॉल k, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, ओके। तो ये हमारा सेकंड फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यस,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वाई? बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब यहाँ पे सिमिलर चार्ज, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलर चार्ज। अगर लाइक चार्ज रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स हो गई। एंड अनलाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ओके, सेकंड वन, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके चल रहा है, आर स्क्वायर के चल रहा है। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके चल रहा है बेटा, आर स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इट इज इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड वन, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सी फोर्स है, लॉन्ग रेंज, डिस्टेंस पे भी एग्जिस्ट करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा, ये सेंट्रल फोर्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है सेंट्रल फोर्स का? मान लो दो चार्ज हैं, ठीक है, Q1 एंड दैट इज Q2, और ये प्लस साइन इनका सेंटर पॉइंट है। हर एक बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा वेट सपोज टू बी, या पूरा का पूरा मास सपोज टू बी कंसंट्रेट, उसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ वेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइन किसी भी टू ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करे तो उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। तो ये फोर्स इसी लाइन पे एग्जिस्ट करती है, इस लाइन पे, सेंटर लाइन पे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल फोर्स। एंड फिफ्थ वन, इट इज 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज strong nuclear force. Strong nuclear force, the strong attractive force which binds together. ठीक है, जो फोर्स बाइंड्स करती है किस किस को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो फोर्स न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को किसके साथ होल्ड करके रखती है, न्यूक्लियस के साथ होल्ड करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अभी आपने पीछे देखा कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट की वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट contraction known in nature which is about 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, और उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कुछ ही डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होती है, अगर डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन इज इट इज ए बेसिकली attractive force but becomes repulsive when the distance between the nucleus become less than 0.5 Fermi। अब ये फर्मी मीनिंग क्या होता है, फर्मी का मतलब 10 की पावर -15। ओके, तो वैसे तो एग्जिस्ट करती है एज अट्रैक्टिव फोर्स, बट जैसे ही डिस्टेंस 10 की 0.5 इंटू 10 की पावर -15 से कम हो तो ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे +2 में जाके, जब हम +2 के लास्ट यूनिट करेंगे वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्यों रिपल्सिव होती है। यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है इसको। ओके, समझ आ गया, क्लियर हो गया? और जो लास्ट फोर्स दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज ए फोर्स दैट अपेयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन ए न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज द बीटा डिके। ठीक है, अब बीटा डिके का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। बीटा डिके का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा डिके। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बीटा डिके। ठीक है, सो वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, न्यूक्लियर रिएक्शन में। जब क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है बेटा, किसी भी एटम से रिलीज होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के बीटा डिके होते हैं, प्लस बीटा माइनस बीटा। अगेन इसको हम +2 में जाके पढ़ेंगे, सिंपल इसको आपने याद रखना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, सिर्फ न्यूक्लियर साइज तक ही एप्लीकेबल होती है, उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। सो गाइस दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फोर्स बेटा हमने कौन सी पढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। समझ आ गया। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे कवर हो गया फंडामेंटल फोर्सेस का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कंजर्वेशन लॉ। ये जितने भी लॉ हैं बेटा 4 to 5 वो डिफरेंट यूनिट में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसकी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। बेटा कंजर्वेशन लॉ को पढ़ने से पहले एक टर्म्स है जिसका नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस आर्टिकल करने से पहले हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सो किसी भी सिस्टम पे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पेन रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस पेन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। जब भी किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। सो एनी सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो जितने भी हमारे कंजर्वेशन लॉ हैं उसमें जो भी सिस्टम हमने पिक किए हैं सारे के सारे कौन से सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। सो कंजर्वेशन लॉ में फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेमिंग से पता लग रहा है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे बेटा कांस्टेंट, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पोटेंशियल को काइनेटिक में कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे डिफरेंट एनर्जी को हम दूसरी डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रोज को स्टेट करते हैं। इन अदर वर्ड द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगेन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड है, ये मिस नहीं करना डेफिनेशंस में। In other word, the total energy of an isolation system remains constant. So energy हमेशा क्या रहती है, constant रहती है, ठीक है। थर्ड वन law of conservation. Conservation means again constant of linear momentum. तो अपना नाइन्थ ऑलरेडी पढ़ रखा है linear momentum, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। linear momentum का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको P से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को किसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन इट इज लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करती है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज बच्चे लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होता है, बट जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई किसी बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। फोर्थ वन is nothing but law of conservation of angular momentum. So again linear momentum linear motion में, angular momentum बेटा circular motion में, कौन से मोशन में, circular motion में। 5th यूनिट में जाके पढ़ेंगे इसको, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सिंपल याद रखना एंगुलर मोमेंटम किस में होगा, सर्कुलर मोशन में, और लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, वर्ल्ड यूनिवर्स टॉर्क आपके लिए न्यू वर्ल्ड होगा, तो जो लीनियर मोशन में जो फोर्स होती है
सर्कुलर मोशन उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। फोर्स एंड टॉर्क इज नथिंग बट वन ऑफ द सेम, बोथ आर इक्वल, बट मोशन का फर्क है, एक में लीनियर मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, एंड सेकंड में सर्कुलर मोशन चल रहा है। तो लीनियर मोशन में फोर्स एंड सर्कुलर मोशंस में टॉर्क, ठीक है। This law states that if no external torque act on a system, then its angular momentum remains constant. जब तक टॉर्क नहीं लगती है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। And fifth one is law of conservation of charge. This law states that total charge of an isolated system remains constant. सिस्टम की बात कर रहा है, याद रखना है, सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, हर एक सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। एग्जांपल से समझते हैं, स्मॉल सा एग्जांपल। बेटा मैं एक सिल्क क्लॉथ ले रहा हूँ, एक मेटल ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे भी इनिशियली न्यूट्रल है, जीरो चार्ज, ये बेटा न्यूट्रल अगेन जीरो चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इनको मैं रब कर रहा हूँ, दोनों को क्या करती है, रब कर। जैसे हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। सो मान के चल रहे हैं कि जो क्लॉथ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मान लो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +5 चार्ज आ गया इस पर, इसने दे दिया तो +5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, तो इस पर -5, ओके। अब टोटल चार्ज अगेन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ, -5 + 5 अगेन इक्वल टू व्हाट, 0। सो पहले भी चार्ज 0, बाद में भी 0, ठीक है। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो याद रखना है, सिस्टम की बात कर रहा है, बॉडी की बात नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर बॉडी को देखें तो दोनों क्या हो गए, चार्ज पहले 0 था तो -5, यहाँ पे 0 तो +5, ठीक है। सो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये हमारे 2 मेजर आर्टिकल थे जो हमने आज कवर कर लिए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड एट लास्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।